आंचल जी गुड मॉर्निंग। कोमल जी गुड मॉर्निंग। तो कल हमने बात की थी रूल स्ट्रक्चर की एंड वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ इट। आज मैं उसी को आपको एक बार रूल स्ट्रक्चर के बाद जब हमने कास्ट सिस्टम की बात की थी उसी को मैं एक बार फिर से एक ओवरव्यू आपको दिलवाता हूं सो दैट वी कैन पिक अप ऑल इंपॉर्टेंट एरियाज। जो आपको बात नहीं पता होगी प्लीज आस्क मी। जो नए कोट होंगे दैट आई एम मेकिंग यू राइट। कोमल जी प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो प्लीज। ब्रिज बालाजी कैन यू हियर मी प्लीज कंफर्म। Please confirm. Am I audible? Morning, sir. Yes, sir. ब्रिजबाला जी, कोमल कोमल गुड मॉर्निंग सर। कहाँ हो? लाइब्रेरी में सर। तो ऑन करो वीडियो। So caste system, मैंने कहा था caste system is a closed system of stratification. Caste system has existed from very ancient time. It is the most purified form of stratification among different societies. When we say purified, that means it is based on ritual pollution. That means it is based on hierarchy. ये एक वर्णा सिस्टम है and it is primarily in India. When we say it is the part of Hindu fold of society, इसके अंदर birth के आधार के ऊपर the division is there of society, that is Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. And there are two terms, सुवर्ण अवर्ण। सुवर्ण जाति आपने ये शब्द सुना होगा, एक होता है अवर्ण। अवर्ण मीन्स आउटकास्ट और अनटचेबल्स। एक हो गया सुवर्ण, एक हो गया अवर्ण। ठीक है जी, एक हो गया सुवर्ण, एक हो गया अवर्ण। ये दोनों जो है मतलब शब्द हम प्रयोग करते हैं, हमारे यहाँ माने पाए जाते हैं। अगर भारत में बात की जाए हाउ मेनी कास्ट एंड सब कास्ट आर देयर, देयर मे बी मोर देन 3000 कास्ट एंड सब कास्ट आर देयर इन इंडिया। और ये क्या है, ये इंडोगैमस ग्रुप है। इसका एक अपना इंडिपेंडेंट कल्चर है हर कास्ट का और उसका एक स्ट्रक्चरल एग्जिस्टेंस है। लेकिन जातियां भी फिर छोटी जातियों में बदल गई, छोटी जातियां उससे छोटे में सब डिविजन्स हो गए। तो देयर हैव बीन सब डिविजन्स, देयर हैव बीन सब डिविजन्स एंड इट इज कंटिन्यूइंग ऑन। ये अभी भी विभिन्न विभिन्न कारणों से चलता जा रहा है। अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजी बदलती हैं चीजों को। आप आते हो, माइग्रेट करते हो, किसी और से जुड़ते हो, तो क्या हो गया, कास्ट सिस्टम हो गया। कास्ट सिस्टम इज इंडोगैमस, सब कास्ट भी इंडोगैमस। फिर आ गया आपका गोत्र। तो गोत्र जो है वो क्या गोत्र है, तो वो एक्सोगैमी, वो एक्सोगैमस फीचर के हिसाब से दिखाता है। क्योंकि कास्ट जो है बहुत कल्चरल और सोशल स्ट्रक्चरल फिनोमेना है। घुरिया साहब ने भी बताया, श्रीनिवास साहब ने भी बताया, दोनों ने कल्चरल और सोशल के हिसाब से उन्होंने बातें की हैं। फिर हमने बात की कास्ट। कास्ट जो है वो कैसे करेगा, कास्ट जो है मतलब कि कैसे भारत की एक एक अंग में बसा हुआ है, क्योंकि उसके इतनी सारी डिसेबिलिटीज हैं
उसकी वजह से इतने फायदे हैं, उसकी वजह से इतनी रिस्ट्रिक्शंस, और एक्चुअल पावर रिलेशन जो मैंने कल पावर की बात भी की थी, फंक्शनल की बात भी की थी, वो सभी कास्ट से जुड़ी हुई। तो इसमें किसने काम किया? इंद्र बितेल साहब ने काम किया, दीपांकर गुप्ता साहब ने काम किया। कास्ट के फीचर्स भी हैं, जैसे हमने कल बताया था बोगले, उन्होंने 3 फीचर आइडेंटिफाई किए थे। ही हैज आइडेंटिफाइड हेरिडिटरी, ऑक्यूपेशन एंड हायरार्की। ये तीनों चीजें होंगी, उनका कहना है। मैं इसको लिख देता हूँ, हेरिडिटरी, ऑक्यूपेशन एंड हायरार्की। ये 3 चीजें उन्होंने आइडेंटिफाई की, और उन्होंने कहा भैया कास्ट जो है। अच्छा, कल वाली चैट गायब हो गई है कोमल? नहीं सर। थैंक यू। ठीक है जी। तो हिस्टोरिकली कास्ट जो है वो शुरू में ऐसा नहीं था। वैदिक टाइम में तो ओपन सिस्टम था, इवन इंटर मैरिजेस भी अलाउड थी, चाइल्ड मैरिजेस भी नहीं होती थी, राइट टू प्रॉपर्टी भी वुमेन को था, विडो रिमैरिज भी होती थी। लेटर वैदिक एज से जब हम पुरुष सूक्ता की बात करते हैं, तब से ये जो है होता चला गया। तो यानी दोनों पर्सपेक्टिव्स हैं इसके अंदर, कास्ट के अंदर। एक हो गया आपका एट्रीब्यूशनल, एक हो गया आपका इंटरैक्शनल। यानी क्या एट्रीब्यूट्स हैं कास्ट के, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या उसके परिचायक हैं, और एक हो गया इंटरैक्शन, यानी ये कास्ट कैसे इंटरैक्शन करेगा। दोनों बातें आ जाती हैं, एट्रीब्यूशनल भी हो गया, इंटरैक्टिव भी हो गया। दोनों कारणों से जो है कास्ट सिस्टम अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग और एक यूनिक स्ट्रक्चर इमर्ज होके आता है। तो जो कास्ट है उसके फीचर्स बाकी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें सोशल स्ट्रैटिफिकेशन स्टार्ट्स बाय बर्थ। वो इनएलिएनेबल है, इनएलिएनेबल है। एक बार आपका जन्म हो गया, आप कुछ भी कर लीजिए, जाति नहीं जाती। तो उन्होंने जो है जब सोशियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया उसको, तो उन्होंने जैसे जैसे अब इंटरैक्शनल अप्रोच है, तो इंटरैक्शन अप्रोच का मतलब कास्ट, एक कास्ट दूसरी कास्ट से या मल्टीपल कास्ट कैसे इंटरैक्ट हो रही है, सोसाइटी कैसे हो रही है, इंटरैक्शंस। घुरिये साहब ने तो जैसा मैंने कहा था, उन्होंने किताब लिखी थी कास्ट एंड रेस इन इंडिया। उन्होंने कास्ट को क्या माना, हिस्टोरिकल भी है, इंडोलॉजिकल स्टडीज के थ्रू प्रूव किया, और इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव भी दिया। तीनों पर्सपेक्टिव दे दिए, हिस्टोरिकल, इंटीग्रेटिव एंड कंपैरेटिव। ये तीनों पर्सपेक्टिव उन्होंने दे दिए, हिस्टोरिकल, इंटीग्रेटिव एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। ये किसने दिया? हमारे घुरिये साहब ने दिया। ठीक है ना, समझ आ रहा है कोमल जी? Yes, sir. तो इसके बाद जो मैंने कहा था, उन्होंने डिफ्यूजनिस्ट अप्रोच बताई। फिर उसके बाद हमने कहा था कि भाई वो हर्बर्ट रिस्ले एक थे, कॉलोनियल ऑफिशियल एंथ्रोपोलॉजी को उन्होंने इंडिया में एक एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, मुझे कहना चाहिए, हर्बर्ट रिस्ले उन्होंने जो है काम किया। और जैसा मैंने कल भी बहुत डिटेल में बताया था कि भाई सारे के सारे सर्वेज जो हुए हैं, सर्वेज, बहुत सारे सर्वेज हुए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका था ब्रिटिश का। तो हर्बर्ट रिस्ले ने जो है स्टडी की, और उन्होंने जो है इस बात को बताया कि भाई कास्ट जो है वो रेस से जोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि डिफरेंट जो कास्ट हैं वो डिफरेंट रेशियल ग्रुप से जोड़ने की बात उन्होंने कर दी। कि हायर कास्ट जो है उन्होंने उसको इंडो आर्यन रेस बता दिया, लोअर कास्ट को उन्होंने नॉन आर्यन बता दिया। आज भी आर्यन नॉन आर्यन का डिबेट है, आज भी आर्यन द्रविडियन का डिबेट है, और बाकी भी रेशियल ग्रुप्स की बात बोली गई। अब घुरिये जो है इससे उन्होंने घुरिये जो है इस बात से एग्री नहीं हुए, जो कि रिस्ले ने बोला। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ थोड़ा बहुत करेक्ट है, और घुरिये ने ये बोला कि जो रिस्ले की जो थ्योरी है, जिसमें उन्होंने अपर कास्ट को जो है आर्यन बताया, लोअर कास्ट को वो नॉन आर्यन बताया, वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया के लिए ट्रू है, बाकी जगह ट्रू नहीं है। तो रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट, इसको घुरिये साहब ने डिसएग्री करने की बात की। उन्होंने कहा कि कास्ट और रेस जुड़ी हुई है, इंडियन सोसाइटी कास्ट बेस्ड है, यहाँ पे ट्राइब भी उसका सिस्टम है। वेस्टर्न नोशन में तो ट्राइब को अलग कर दिया, इसीलिए हमने उन्हें बैकवर्ड हिंदू वाली बात कही थी, अगर आपको याद हो, घुरिये साहब ने उनको बैकवर्ड हिंदू कहा था। तो कास्ट एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें सेगमेंटल डिवीजन है, सेगमेंटल डिवीजन, सोसाइटी जो है सेगमेंटेड है, डिवाइडेड है। कास्ट एक क्लोज ग्रुप है, कास्ट सोसाइटी जो है हायरार्किकल डिवीजन पे बैठी हुई है। कोई दो कास्ट इक्वल नहीं है,
दो कास्ट इक्वल नहीं है, किसी भी तरीके से क्वांटिफाइड नहीं है, ऊपर नीचे ये कम वो ज्यादा होगा। उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं, सोशल इंटरेक्शन में रिस्ट्रिक्शंस हैं, स्पेशली फूड के रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो आइडिया ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन जो हमने कल बात की थी, डिसेबिलिटीज हैं, बर्थ से डिसाइड होता है, मैरिज में भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। ओके, कास्ट इंडोगैमी, कास्ट इंडोगैमी इज अकम्पनीड विद एक्सोगैमी, अपनी कास्ट में ही शादी होगी, अपने गोत्र और अपने उसको छोड़ के, तो एक्सोगैमी हो गया, वो इंडोगैमी हो गया। आप मेरी बात समझ आई? तो इंडोगैमी जो है वो मेंटेन रखता है बाउंड्री को। तो इससे कास्ट की स्टडी, जो घुरिया साहब की वजह से कास्ट की स्टडी को सिस्टमेटिक तरीके से समझने में बहुत आसानी हुई। कास्ट एक सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखा गया और उसकी यूनिटी को देखा गया। क्लासिकल टेक्स्ट ने एंशिएंट टाइम से क्या डिस्क्राइब किया गया, इसके थ्रू उन्होंने प्रूव करने की बात की। बहुत सारे फीचर तो अब खत्म हो रहे हैं, बहुत सारे फीचर अब चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे जो है मोल्ड हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने, घुरिया साहब ने हिंदुइज्म के थ्रू ग्लोरीफाई करने की बात की। उन्होंने कास्ट को इंटीग्रेटिव फोर्स के बारे में बात की कि इंटीग्रेटिव फोर्स है। उन्होंने एक्नॉलेज किया कि पीछे हुआ है वायलेंस, पीछे लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन फिर भी कल्चरल रिवाइवल हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की ग्लोरी, जो आज के जो कास्ट सिस्टम के इविल्स हैं उनको हटा कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पूरा का पूरा आप उसको वो नहीं कह सकते। उन्होंने इंपीरिकल डेटा नहीं लिया है, उसके बाद जो है कास्ट को कंफ्यूज कर रहे हैं, वो टाइम चेंज होते जा रहे हैं। और उसमें जब टाइम चेंज हुए एंशिएंट टाइम से, उसके अंदर उन्होंने इंडोलॉजी के आइडियाज, मतलब इंडियन सोसाइटी कैसे इवॉल्व हो रही है, इंडियन टेक्स्ट क्या कह रहे हैं, और उन्होंने कास्ट को, इस चीज को एक तरीके से नेशनलिज्म से जोड़ दिया। बैकवर्ड हिंदू वाला कॉन्सेप्ट हो गया, तो बोला कि भाई ये कैसे हो सकता है, आपने थोड़ा ना ज्यादा ही इसको एक ज्यादा विदाउट एनी इंपीरिकल एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन आपने जोड़ दिया, जो कि बात बिल्कुल समझ नहीं आती। ओके, तो श्रीनिवास साहब जो उसके उनके डिसाइपल भी थे, उन्होंने रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूक्स ऑफ साउथ इंडिया, ये किताब मैंने आपको बताई थी। उन्होंने स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दिया थियोरेटिकल फंक्शनलिज्म का, रेडक्लिफ ब्राउन का जो सिस्टम था जिसकी हमने पहले भी बात की थी, उन्होंने भी वर्णा सिस्टम दिया। उन्होंने डीपर अंडरस्टैंडिंग की इथनोग्राफी के हिसाब से, उन्होंने फील्ड स्टडी की, लोकल हायरार्की उन्होंने देखी, रादर देन ब्रॉड फ्रेमवर्क नहीं देखा उन्होंने फिर बुक्स लिखी, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, द डोमिनेंट कास्ट, विलेज कास्ट, जेंडर एंड मेथड, ये करके उन्होंने कुछ बुक्स लिखी। और उन्होंने जो है कास्ट सिस्टम की फ्लूइडिटी को पकड़ा, कास्ट सिस्टम की फ्लूइडिटी को पकड़ा। कैसे पकड़ा? उन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिए, एक दे दिया संस्कृताइजेशन, एक दे दिया डोमिनेंट कास्ट, एक दे दिया ब्राह्मणाइजेशन। लेकिन सोर्सेज क्या रहे उसके? उनके सोर्सेज रहे इंडोलॉजी सोर्सेज ही रहे। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच यूज की उन्होंने एक ट्रेडिशन पर फोकस नहीं किया। तो उन्होंने जो ड्यूमंट की अप्रोच थी कास्ट को समझने में, प्योरिटी और पोल्यूशन की, उसको उन्होंने जो है ब्रॉड कर दिया। जैसे ड्यूमंट का कहना था कि कास्ट इंडिया में सिर्फ प्योरिटी और रिचुअल पोल्यूशन इनके थ्रू समझी जा सकती है, तो नहीं, उन्होंने जो है श्रीनिवास साहब अपने आप को स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट नहीं बोल रहे हैं, वो जैसे कि कैलकट पार्सन्स हैं, लेकिन वो अपने आप को मतलब इंडोलॉजी और मार्क्सिस्ट अप्रोच को वो बुकिश बता रहे हैं और इधर को बहुत एम्बिशियस बता रहे हैं। तो उन्होंने भी सेगमेंट रिव्यू दिया। उन्होंने कहा कास्ट में बहुत सारे सब कास्ट के डिवीजन है, सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए हैं, वर्ण और जाति में फर्क है। तो वर्ण क्या कहा उन्होंने? श्रीनिवास साहब ने कहा वर्णा जो है वो एक मैक्रो है, और असली रियलिटी किससे पता लगती है भारत की? वो जाति से पता लगती है। तो वर्ण और जाति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना भूपति, कोई दिक्कत? नहीं सर, अभी तक समझ आ रहा है। हाँ, आना चाहिए। तो जी ऐसा है, वर्णा जो है, वर्ण और जाति दोनों रियल हैं, सब कास्ट है वो। कंसिडरेशन ऑफ वर्णा आल्सो मेंट कि अगर आप वर्ण कहोगे तो रिचुअल फैक्टर पे फोकस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आ जाएंगे। ईच कास्ट और सब कास्ट में कुछ कॉमन एट्रीब्यूट है, हायरार्की है, ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन है, जैसा मैंने कल भी कहा था, रिस्ट्रिक्शन है, पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, हायरार्की कोर है कास्ट की। और कोर स्ट्रक्चर जो गाइड होता है वो दो हायरार्की से होता है, एक रिचुअल की, दूसरी सेकुलर। रिचुअल हायरार्की आपके कपड़े पहनने में, आपके माथे पर तिलक लगाने में, रूल ऑफ सेग्रीगेशन, रूल ऑफ ईटिंग। सेकुलर हायरार्की में कैसे दिखाई देगा? वेल्थ हो गई, पावर हो गई,
एजुकेशन हो गई, इसमें दिखाई देगा। तो एक हो गया सेकुलर हायरार्की, एक हो गया आपका रिलीजियस हायरार्की। तो मोबिलिटी जो है सेकुलर हायरार्की में तो हो जाएगी, क्योंकि आप उसके अंदर माइग्रेशन के तौर पे ओनरशिप ऑफ लैंड लेकर, बड़ाई पढ़ाई कर कर, पैसा कमाकर, गवर्नमेंट जॉब लेकर ये ले लोगे। मोबिलिटी इज ए सेकुलर हायरार्की, वो चेंज ले आएगी। आपकी रिचुअल और कल्चरल पोजीशन में भी हो सकता है चेंज आ जाएगा। आप आईएएस बन जाते हैं, निम्न वर्ग के हैं, निम्न जाति के हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका इंटरेक्शन इंटरमिंगलिंग होगी, इसको संस्कृताइजेशन कहा होगा। तो उन्होंने कहा कि जो बंगाल के कायस्थ थे, अगर हम देखें जगत सेठ से लेकर बाकी लोग, तो जब बंगाल रूल था तो उनके पास जो है वो रूलिंग एलीट जैसे हो गए, क्योंकि सारा का सारा पैसा, सारी चीजें कौन दे रहा था? जगत सेठ को, जगत सेठ दे रहे थे। तो जगत सेठ जो है वो पावरफुल हो गए। तो रूलिंग क्लास के पास जाने के लिए कास्ट मोबिलिटी एक फैक्टर है। अपनी कास्ट को अगर जगाया जाए, बिहार में जैसे अभी जाति गणना की बात हो रही है, इसी बात की बात हो रही है कि कौन सी कास्ट का है, उस दिशा में जा रहे हैं वो। तो डोमिनेंट कास्ट भी फ्लूइडिटी दिखाती है कि लोअर कास्ट जो है वो कास्ट जो है वो रिचुअली जो स्टेटस है उसमें कम हो सकते हैं, लेकिन डोमिनेंट पोजीशन हो सकती है अगर उनका नंबर और रिसोर्सेज हो। तो डोमिनेंट कास्ट बनाने की बात हो रही है। जिसको आप डोमिनेंट मान रहे हो ब्राह्मण, वो डोमिनेंट नहीं है, लेकिन शूद्र डोमिनेंट है। तो कास्ट का इम्पैक्ट है। उन्होंने जो है ये भी कहा, उन्होंने एक जब टेक्स्ट किया ऑबिटरी ऑफ कास्ट सिस्टम 1999 में, उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा था। जब उन्होंने उसमें बोला तो उन्होंने बोला एक दिन आएगा कास्ट चले जाएगा। तो हमें ये देखना है फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कि कास्ट कभी जाएगा या अभी उसका क्या हो रहा है। एग्जामिनेशन विल लाइक यू टू अंडरस्टैंड एंड विल लाइक यू टू गो फॉर दिस की ब्रिंग की आइडियाज, ब्रिंग की चेंजेस, ब्रिंग की एलिमेंट्स। तब हम देखेंगे कि कास्ट का क्या हुआ। तो लुई डोमंट की पर्सपेक्टिव जो है वो कास्ट सिस्टम के ऊपर जो उन्होंने दिया, जो मैंने कहा था अभी आपको, उन्होंने जो है एक बुक की थी होमो हायरार्कस, है ना। डोमंट का वर्क मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, होमो हायरार्कस करके था। मैं लिख देता हूँ दोबारा। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, आंचल जी कर चुके हैं ना हम ये सब डिस्कस। यस सर। हाँ, तो इसलिए क्विक रिवीजन करा रहा हूँ मैं आज। तो उन्होंने फ्रेमवर्क लिया, उन्होंने उस फ्रेमवर्क के अंदर बताया कि भाई बाइनरी अपोजिट्स हैं, एक ऊपर तो एक नीचे, प्योर और इम्प्योर। और वो जो है कल्चरल एक्सप्लेनेशन जो कास्ट का था, डिवीजन ऑफ लेबर जो कास्ट सिस्टम का था, वो जो है इकोनॉमिक नहीं है, वो कल्चरल बेसिस पे है। इसलिए उन्होंने कहा एक्सप्लॉयटेटिव नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है भाई। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि हर कास्ट का हर आदमी दूसरे का रिलेटिव है। ऐसा भी मतलब पूरी तरह से ट्रू नहीं है भाई। झा कहीं पर कुछ और हैं, झा कहीं, यादव कहीं पर कुछ और हैं, यादव कहीं पे बिहार में भी है, यूपी में भी है, हरियाणा में भी है, सब अलग अलग हैं। तो कास्ट जो है वो आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखी उन्होंने, इंपिरिकल रियलिटी से नहीं देखी। लुई डोमोन ने जो है एक उसकी इमेज बनाई और इंडोलॉजिकल और स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच दोनों को उन्होंने मिक्स कर दिया कि भाई हाँ ये है, ये है। कास्ट का उन्होंने बताया इंटीग्रेटिव रोल प्ले करती है, ठीक है भाई, हमने भी इंटीग्रेटिव बोल दिया कि हाँ ये रोल प्ले कर रही है। आइडियाज और वैल्यूज, तो कास्ट सिस्टम एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी इंडियन सोसाइटी की कास्ट के थ्रू दिखाई देती है। तो ये बात हम कह सकते हैं। डुमोन ने एम्फसाइज भी किया कि आइडियोलॉजी जो है वो एंशिएंट टेक्स्ट के थ्रू भी दिखाई देती है। अब ये तो बात सच नहीं है कि पूरा का पूरा वैसे हो जाएगा। तो कास्ट जो है वो पिक्यूलियर है और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है वर्ल्ड में, और हायरार्की है इसके अंदर, इसीलिए अपने आप में इंडिपेंडेंट है। और उनका एक एग्जांपल देना था, जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजा भी प्रीस्ट से भी नीचे होते थे। तो ऐसा नहीं है। जजमानी एक इकोनॉमिक सिस्टम है, वो हायरार्की से डोमिनेट किया हुआ है और नॉट द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सिविल लाइफ हो गई, मैरिज, ईटिंग, सोशलाइजेशन, ये हायरार्की से गवर्न करते हैं। लुई डोमंट इन हिज वर्क होमो हायरार्किस में उन्होंने जो है बताया कि भाई डिवीजन ऑफ लेबर है, लेकिन वो प्योर और इम्प्योर है साथ में। उसके बाद सुपीरियरिटी ऑफ प्योर और इम्प्योर चलती है, और दोनों अलग अलग है। दोनों में फर्क है, देयर इज सेपरेशन। लेकिन ऐसा ये बिल्कुल आइडियल स्टडी, बिल्कुल रियलिस्टिक स्टडी नहीं है। इट इज अ कंस्ट्रक्ट। तो यूनिक प्रिंसिपल्स वही हैं कि स्क्रिप्चर्स में जो लिखा गया है वो एवरीडे लाइफ में फॉलो होता है। इंडोगैमी, हाइजीन,
वेजिटेरियन फूड, ये जो जो इनको वेजिटेरियन फूड को खाता है प्योर ब्राह्मण्स बोला गया उनको, और जो इम्प्योर ऑक्यूपेशंस में है वो नॉनवेज भी खाते हैं और उनको इम्प्योर बोला गया। लेकिन ये ऐसा मतलब दिस इज एग्जिस्टिंग, बट देन वी हैव टू सी अदर अप्रोचेस आल्सो। तो इंटरेक्शन जो अप्रोच है, जो बितेल ने भी लिया, इंद्री बितेल साहब ने भी लिया है, उन्होंने स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पे फोकस किया। ओके, स्ट्रक्चरल अप्रोच पे फोकस लिया। उन्होंने कहा कि भाई एक जैसे आज स्ट्रक्चर की आप बात करोगे कास्ट को, तो एक तरीके से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो गई वो। कास्ट के अंदर इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी आएंगी, पॉलिटिकल भी आएंगी, किनशिप टाइज भी आएंगे, सब आ जाएगा। रिलीजन है उसके पीछे, लेकिन फिर भी ढूंढते हैं। कल हमने बात की थी लोअर क्लासेस, उनको भी चाहिए, वो भी फिर एक नए इमेजरी क्रिएट होती है, एक नया, उन्हें उन्हें भी एक लॉजिक चाहिए, उन्हें भी एक टेक्स्ट चाहिए। तो ड्यूमोंट साहब ने फोकस किया कुछ चीजों पर। तो कास्ट जो है वो उन्होंने स्ट्रैटिफिकेशन नहीं माना, बट एक स्पेशल फॉर्म की इनइक्वलिटी मानी, और हायरार्की जिसमें सेंट्रल है। उन्होंने कहा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप जाओगे तो इक्वलिटी का उल्टा हायरार्की होगा। और हायरार्की क्या है? हायरार्की इट इज, अगर आप उसको बोले हायरार्की क्या होती है, तो हायरार्की इज अ प्रिंसिपल बाय विच एलिमेंट्स ऑफ होल आर रैंक्ड। एलिमेंट्स ऑफ होल, सबका रैंक इज डिसाइडेड और डिवाइडेड एज पर रिलेशन टू द होल। सबका जो हायरार्की है वो सारी चीजों को मिला के उसमें की जाएगी, और होल क्या है यहाँ पे? कास्ट हो गया वो। तो यानी कि उन्होंने क्या कहा, ये एक तरीके से मॉडल नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया, क्योंकि आप ऊपर उठ ही नहीं सकते। नॉन कॉम्पिटिटिव रिचुअल हायरार्की बन गई एक तरीके से। तो ये हम कह सकते हैं, ठीक है। कास्ट जो है चेंज नहीं हुई है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसीलिए आपको देखना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको न्यूज़पेपर से निकालना पड़ेगा कि कौन सी फोर्सेज हैं जिन्होंने कास्ट को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की है, कौन सी फोर्सेज हैं जिन्होंने इस चीज को कम किया है। आजकल तो आता है कि एकदम कोई गरीब, कोई बैकवर्ड, एकदम नंबर 1 दलित यहाँ पहुंच गया, उसने ये कर लिया। यानी पाथ ब्रेक हो रहे हैं, बैरियर्स ब्रेक हो रहे हैं, पॉलिटिक्स में बैरियर ब्रेक हो रहे हैं, बाकी जगह तो प्लस पॉइंट भी देखना है। तो यानी कि हमें देखना है कि कास्ट का जो सब्सटेंशियलाइजेशन है, कि कास्ट कैसे, कास्ट में जो मतलब क्या कि ट्रेडिशनल इंटरडिपेंडेंस जो थी वो खत्म हो गई ना, खत्म होती जा रही है। अब कंपीटिंग इंटरेस्ट आ रहे हैं, लेकिन ये अप्रोच जो है टेक्सचुअल मानी गई, और आज की डेट में सारी चीजें वैल्यूड नहीं है। दूसरा, ये भी नहीं कह सकते आप ब्राह्मणों के हाथ में पावर रही है। तीसरा, उनके आइडियाज को प्योरिटी और इम्प्योरिटी पे सिर्फ पूरा देखोगे, वो नहीं चल सकते हर जगह। आप हिमालयाज में देखो, जहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ सब बना हुआ है, वहां कहाँ है ऐसा कुछ? है सारे ब्राह्मण ही है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो कास्ट जो है वो प्रोडक्ट है डोमिनेशन और सब डोमिनेशन का। जैसे दीपांकर गुप्ता जी ने जाट ऑफ नॉर्थ इंडिया जब स्टडी किया, तो इकोनॉमिक फैक्टर आ गया उसके अंदर, पावर इकोनॉमिक फैक्टर आ गया। तो उन्होंने देखा ब्राह्मण जो है वो आइडियल है, लेजी हैं और ग्रीडी हैं, ऐसा उन्होंने स्टडी में अपनी पाया। जबकि डूमोंट कह रहा है ब्राह्मण प्योर हैं, सेक्रेड हैं और हाईली प्लेस्ड हैं। तो इसीलिए हमें देखना है कि एक्चुअली में क्रिटिकली हम कैसे देखेंगे। अब हीरा सिंह, उन्होंने एक काम किया, रिकास्टिंग कास्ट। हीरा सिंह ने एक काम किया, मैं लिख देता हूं, रिकास्टिंग कास्ट। 2014 में ये काम किया गया, ये वर्क था उनका। अरे वो कहाँ चली गई? हाँ, महाड एजिटेशन है, बाकी एग्जांपल्स भी हैं। वेयर इज शी, वेयर इज कोमल?
रिकास्टिंग कास्ट, ठीक है जी, रिकास्टिंग कास्ट उन्होंने किया। तो अब यही बातें हैं, आप कह सकते हैं कि टी.एन. मदन साहब थे, उन्होंने भी कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन सब ने स्टडीज ने प्ले किया है और हमारे नए नए पर्सपेक्टिव्स हमें मिले हैं, तो इस एंगल से हम इनको कह सकते हैं। एंड्री बितेल की अगर हम बात करें तो उनका जो पर्सपेक्टिव है वो डिफ्यूजिव है और इंटरैक्शनल अप्रोच है, यूनिडायमेंशनल अप्रोच नहीं है। उन्होंने वही जो मैंने कहा था आपको, तंजौर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, श्रीपुरम विलेज, उसमें उन्होंने काम किया और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया केस, कास्ट, क्लास एंड पावर, चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन तंजौर विलेज 1965। I'll just write that. तो ये उन्होंने किया। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे और भी एसेज लिखे, सोशल एंड कल्चरल रिप्रोडक्शन ऑफ कास्ट, किनशिप एंड ऑक्यूपेशन इन इंडिया एक करके था। फिर उसके बाद इनइक्वलिटीज अमंग मेन, ये सारे नाम हमें याद होने चाहिए। बैकवर्ड क्लासेस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, फिर उसको आज से रिलेट करो, क्योंकि मंडल कमीशन जब आया तब ये किताब लिख रहे थे वो, बैकवर्ड क्लासेस इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, जब हम मंडल कमीशन की बात करते थे। तो घुरिये और डुमोंड ने तो आइडियोलॉजिकल और रिचुअल अप्रोच पे फोकस किया। बिटेल ने इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए अपना वाइडर अप्रोच ली और कास्ट के साथ साथ उन्होंने जो है किनशिप और क्लास और पावर को भी स्टडी कर दिया। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच एस्पेक्ट जो है कास्ट के, वो तो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल है, वो स्ट्रक्चरल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा देयर इज रिलेशन बिटवीन अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट। अगर आप अपर कास्ट को देखोगे तो लैंड ओनिंग है, लोअर कास्ट लैंडलेस है। ओके, फिर उन्होंने जजमानी सिस्टम को भी स्टडी किया स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से। तो एंड्री बटेल ने चीजों को रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव में लेते हुए कास्ट को इंपीरिकली स्टडी करने की कोशिश की। एक कल्चरल आइडियल टाइप नहीं, इंपीरिकल उन्होंने मल्टी डायमेंशनल व्यू लिया और पूरी सोसाइटी को उन्होंने एज अ होल स्टडी करने की बात की। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि किनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्यूपेशंस में। माता पिता को आप काम करते हुए देखते हो, बच्चे भी वैसे ही करके इन्फ्लुएंस होते हैं। इंडस्ट्री है, सिनेमा है, पॉलिटिक्स है, तो भी एक तरीके की कास्ट हो गया। तो हायरार्की ऑफ कास्ट नहीं है, स्ट्रैटिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो कास्ट जो है अपने आप में रिफ्लेक्सिव भी मानी उन्होंने, कास्ट कोई स्टीरियोटाइप नहीं है। ओके, जैसे उन्होंने कहा कि सिर्फ ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही सिर्फ लोअर कास्ट से नहीं जुड़ना चाहता, यानी बात नहीं करेगा, पास नहीं जाएगा, जो भी बात बोले हम, ऐसा उन्होंने आति शूद्रास के लिए भी पाया कि वो भी नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि इनकी सिर्फ सुपीरियरिटी है तो इसीलिए वो नहीं करेंगे, एक इम्प्लिसिट प्रोसेस। वो भी अपनी बाउंड्री मेंटेन करना चाहते हैं, उन्हें भी अपना प्राइड है, उन्हें भी अपना वही सिस्टम रखना चाहते हैं। तो अनइक्वल रिलेशंस हैं। जैसे साउथ इंडिया में अयंगर्स, ब्राह्मण्स, दे रिचुअली उनको सबसे टॉप माना गया, लेकिन जब आप स्टडीज करोगे तो व्हाइट कॉलर जॉब मिलेगी, व्हाइट कॉलर जॉब भी मिलेगी, आपको लैंड भी मिलेगा। और आदि जो जैसे द्रविडियन कल्चर की उन्होंने बात की, तो लैंड आया, लैंड से ओपन मार्केट हुआ, ओपन मार्केट से प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन चेंज हुई, तो कास्ट स्ट्रक्चर जो अपने आप में चेंज हो गया, पावर स्ट्रक्चर विलेज में बदल गया। तो कास्ट जो है एक ओनली जो कास्ट जो है वो कास्ट अलोन जो है वो डिटर्मिनेंट नहीं है, बाकी चीजें भी होगी जो आज की डेट में भी है। तो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन चेंज हो गए लोगों के। आईटी में देखो अब आप क्या हो रहा है, आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर में रिलेशनशिप बदल जाती है। तो कास्ट, क्लास और पावर वो हार्मोनियस नहीं है एकदम, जैसा कि पहले आइडियली दिखाया गया। एजुकेशन की ग्रोथ हुई है, सेकुलराइजेशन हुआ है, सोसाइटी का बढ़ रहा है हिंदुस्तान में, ऑक्यूपेशन, माइग्रेशन, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, सब चीजें इंपैक्ट डाल रही हैं और वैल्यूज भी बदल रही हैं। इससे एक जो हायरार्किकल ग्रेडेशन है जो कास्ट का, उस पर भी प्रभाव पड़ता है, जो कि पहले से चला आ रहा है, वो बदलाव ला रहा है। सेलेक्टिव मॉडर्नाइजेशन हुआ है भारत में, दैट इज वाई कंप्लीट ओवरहॉलिंग के लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। योगेंद्र सिंह साहब ने कहा कि कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है, पार्शियल मॉडर्नाइजेशन हुआ है, सेलेक्टिव मॉडर्नाइजेशन हुआ है।
पावर शिफ्ट हो गई है एक कास्ट से दूसरी कास्ट पे, यानी इलीट स्ट्रक्चर वैसे ही मेंटेन रहा है। तो ये मैंने आपको ड्यूमोंट और बिथेल, एंड्री बिथेल का भी बता दिया। एंड्री बिथेल साहब क्या कहना चाहते हैं कि रिचुअल स्टेटस सिर्फ नहीं है इंपॉर्टेंट, पावर एंड क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। विलेज इंटीग्रेटेड व्यू है उनका, सिस्टमेटिक व्यू है। स्ट्रक्चरल शिफ्ट हैपनिंग हो रही हैं। लैंडेड एलिट्स अपर कास्ट के वो नहीं है कि हर जगह वही रूल करेंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। आप ऐसे एग्जांपल देख सकते हैं। तो समय के साथ क्या कास्ट और कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, हमें सोचना पड़ेगा। क्या कास्ट डोमिनेंट रहेगी, जरूरी नहीं है। क्या कास्ट जो है वो ऑक्यूपेशन का बेसिस रहेगा, कोई जरूरी नहीं। भाई मॉल के अंदर टॉयलेट में जो लोग काम करते हैं या जो गार्ड है या तो सारे लोअर कास्ट हैं क्या, ऐसा नहीं है कुछ भी। जो पंचर लगा रहा है, जो गाड़ी पे, जो पेट्रोल पंप पे या जो हवा भर रहा है, क्या वो सारे ही लोअर कास्ट हैं, ऐसा नहीं है। क्या वो सारे ही बैकवर्ड क्लास से हैं, वो क्या छोटा काम नहीं, ऐसा नहीं। कचौड़ी भी बेच रहा है कोई, तो इट डिपेंड्स। क्या सारे के सारे जो कॉबलर हैं आज की डेट में, जो दिल्ली हरियाणा सब जगह बैठे हुए हैं, क्या वो सभी कॉबलर जाति के ही हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो ये एलिमेंट्स हमें देखने पड़ेंगे, तो ये आप इसको समझ पाओगे। तो यही एग्जामिनेशन मांग रहा है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आए, आपका अपना एक व्यू पॉइंट इमर्ज हो। जैसे दीपांकर गुप्ता साहब ने कॉन्सेप्ट दिया डिफरेंसेस और मल्टीपल हायरार्कीज पे। डूमोंट ने दिया था हायरार्की के ऊपर, इन्होंने दिया डिफरेंसेस एंड मल्टीपल हायरार्कीज। यानी कि वो कहते हैं कि इंपीरिकली और लॉजिकली ये गलत है कहना कि एक सिंगल इंक्लूसिव हायरार्की है, और उस हायरार्की जो है वो प्रिंसिपल पे है प्योरिटी और पोल्यूशन की, वो डिफाइनिंग सिस्टम है कास्ट सिस्टम का। तो ये एक जो है ऐसी बात है जो आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से एक बार में सुपरफिशियली तौर पे नहीं पुटअप की जा सकती। गुप्ता साहब क्या क्लेम करते हैं कि ये कहना गलत है कि सिंगल हायरार्की है पूरे हमारे हिंदुस्तान के कास्ट सिस्टम में, और वो सिर्फ जो है ऑपोजिशन मतलब प्योरिटी और रिचुअल पे बेस्ड है, ऐसा आप नहीं कह सकते। ठीक है। तो वो आर्ग्यू करते हैं कि भाई ओरिजिनली कैसे चालू हुआ, ओरिजिन है आपने पुरान काल से हमारी जातियां बननी शुरू हो गई थी, हायरार्की जस्टिफाई थी, लेकिन शुरू से ब्राह्मण सिर्फ टॉप पे नहीं थे। उन्होंने ये कहा कि डिफरेंट मॉडल्स हैं संस्कृताइजेशन के भी, अपवर्ड मोबिलिटी के भी, मल्टीपल कास्ट हायरार्कीज हैं। आप देखिए अर्ली मिडिवल इंडिया में पालाज रूलर देखो आप, मयूर शर्मन देखो आप, उसके बाद ये पाला, प्रतिहारा, गुर्जर, इन सब में देखिए आप, तो ऐसा नहीं है। उनके अपने अपने कास्ट टेल्स हैं, उनके अपने अपने लेजेंड है कि हमारा ओरिजिन ऐसे हुआ, पल्लवास का अपना ओरिजिन है। तो यानी कि कास्ट लेजेंड्स बन गए, और वो जो है अपने में और दूसरी कास्ट में जो डिफरेंसेस हैं उसको वो लॉजिकली प्रूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब सब बराबर स्टेटस के हो गए। तो जो कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट्स बने इस कास्ट सिस्टम के, वो जो डिफरेंस के कि भाई मेरी कास्ट में और आपकी कास्ट में क्या फर्क है, मैं भी रूलर हूँ, मैं कहीं का रूलर हूँ, आप कहीं के रूलर हो, और आप हमने अपना ओरिजिन बताया, तो हम दोनों के ओरिजिन जो है वो वर्टिकली और हायरार्किकली नहीं है कि भाई ऐसे करके ही होगा या वर्टिकली होंगे या सिर्फ जो है हॉरिजेंटली होंगे। नहीं कर सकते आप ऐसा। तो सिस्टम ऑफ डिफरेंस तो बन गए, लेकिन सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस जो डिफरेंट कास्ट में वो डिस्क्रीट नेचर के, वो कंटिन्यूस नहीं हो रहा है कि एक बार ऐसे होगा तो फिर ऐसे ही होगा। क्योंकि कोई भी कास्ट अपने आप को वो नहीं मान रही कि दूसरे जैसी, वो यूनिक, वो जो यूनिक बात होती है और जो प्योरिटी होती है, वो अपने आप को मानते हैं ऐसे, वो सभी मानते हैं कि हम प्योर हैं, चाहे वो किसी भी जाति से बन के राजा बने। हर कास्ट अपने ट्रेडिशन मेंटेन करती है, छठ पूजा हो रही है, राजस्थान में गंगौर हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं, ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि चीजें इतना जो है रिचुअलाइजेशन ऑफ मल्टीपल सोशल प्रैक्टिसेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कास्ट सिस्टम को।
कास्ट जो है वो डिस्क्रीट कैटेगरीज हैं जो एक साथ आप पुट अप नहीं कर सकते। कोई भी हायरार्की का नोशन जो है वो आर्बिट्रेरी है और वो सर्टेन इंडिविजुअल कास्ट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। आप कहो कि एक प्योर हायरार्की है सारे ब्राह्मणों की भी, ऐसा भी नहीं है। तो कास्ट सिस्टम में जो डिफरेंट कास्ट है उनमें आपस में डिफरेंसेस हैं, और कास्ट सिस्टम में जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, दो कास्ट में वो अलग अलग हैं। सिर्फ प्योरिटी और पोल्यूशन के बेसिस पे आप नहीं कह सकते, वो सिस्टमेटिकली आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। आप समझे? उन्होंने एग्जाम्पल दिया अमोद कास्ट का, गोरैया फेस्टिवल, देखिएगा आप, अमोद कास्ट का एग्जाम्पल दिया उन्होंने गोरैया फेस्टिवल का, गूगल करके पढ़िएगा, जिसमें पिग सैक्रिफाइस किया जाता है, और पिग सैक्रिफाइस करने के बाद भी ब्राह्मण वहां से पानी लेते हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, आज से बहुत एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। दोनों ही हैं, कास्ट सिस्टम तो पोजिशनल भी है और स्ट्रक्चरल भी है। बोल तो रहा है वो कि भाई ऐसा नहीं है, कोई छोटी जाति का था और उसने अपना लेजेंड बनाया, लेजेंड हुआ, और उनके आप देखो ना, उनके भी अपनी कहानी है, उनके भी अपने, खटीक मोहल्ले में चले जाओ, खटीकों का समाज है, खटीक समाज, उनका मंदिर है, उनके तरीके हैं, वो तो उसको उतना ही प्योर मान रहे हैं। दलित समाज के मंदिर में आप जाके चप्पल पहन के तो आप वहां भी नहीं घुस जाओगे कि ये दलित हैं, छोटा मंदिर है। बात समझ में आ रही है ब्रिजबाला जी? यस सर। आंचल जी, ब्रिजबाला जी, यस सर, आ रही है समझ। अरे कहाँ ड्यूटी है भाई तुम्हारी, कुछ तो बताओ। इनकम टैक्स रेड, तो आप रेड करते करते भी पढ़ाई कर रहे हैं। आपका जुनून और जज्बा को मैं सलाम करता हूं। वेरी गुड। तो ये मैंने जो आपको एलिमेंट्स बताए, अब फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम की जब हमने बात की थी, हमने कल कर ही ली थी। एक हायरार्की है, हमने पूरा बताया हायरार्की है, श्रीनिवास साहब ने भी बोला, गुड़िया ने भी बोला, और हायरार्की जो एक फोरमोस्ट प्रिंसिपल है, हायरार्की सिंबॉलिक है, हायरार्की डोमिनेंट है। फिर लुई डुमोंट ने वो होमो हायरार्की जो हमने बात की, उसमें प्योरिटी और पॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन हमने फिर बात की, अवर्ण और सुवर्ण की बात की, ठीक है। जैसे अब के.एम. पानीकर कहते हैं कि भाई लास्ट जो रूलर थे क्षत्रिय वो नंदास थे, क्योंकि मौर्यास को जो है मूरा से माना गया है, तो बैकवर्ड माना गया है। लेकिन आज जो है, मैंने जैसा आपको कहा कि कोई बार्बर है, वो ब्राह्मण भी बार्बर हो सकता है सैलून खोल के, और कोई कॉबलर कम्युनिटी का अच्छा पढ़ लिया वो टीचर भी बन सकता है। चीजें बदल गई, और वैसे भी हमारा तो अफर्मेटिव रिजर्वेशन, वो चीजें वैसे ही बदल रहे हैं। तो आप सोचिए, आप विजुअलाइज कीजिए चीजें कितनी उससे बदल रही हैं। इंडोगैमी और एक्सोगैमी वो प्रैक्टिस की जाती हैं। जैसे कल ही आंचल ने यहाँ लिखा था कि अनुलोम प्रतिलोम मैरिजेस हैं, अलाउड नहीं है लेकिन होती हैं। सोशल इंटरकोर्स और फीडिंग में बदल रहा है। आप सिनेमा हॉल में जाते हो, सभी वहीं से पॉपकॉर्न ले रहे हो, सभी वहीं से ले रहे हो, सब सारे पॉपकॉर्न वहीं खाते हैं। आप जाते हो अम्यूजमेंट पार्क में, वहां जाति का कोई चक्कर नहीं। आप जाते हो पब्लिक पार्क में, वहां जाति का कोई चक्कर नहीं। नहीं हो सकता है ऐसा। सोशल मोबिलिटी बदल रही है, सिविल और रिलीजियस डिसेबिलिटीज चेंज हो रही हैं, सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, कॉमन नेम और कॉमन डिसेंट हो रहा है। तो कास्ट सिस्टम में बहुत सारे फीचर्स हैं, वो डेल्यूट किए गए हैं नए डेवलपमेंट के कारण, जैसे अर्बनाइजेशन है, सेकुलराइजेशन है, मोबिलिटी है, मॉडर्नाइजेशन है। जैसे अब हमारी ब्रिजबाला जी है, इनकम टैक्स रेट है, तो कोई जाति सोच के नहीं हो रही ना कि भाई ये जाति का है, पहले इस पे होगा। वो कोई परफ्यूम मेकर है तो जरूरी है वो कायस्थी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। So we have to approve and understand these ideas. We have to link it with the newspaper and then we have to see. अनटचेबिलिटी पे क्वेश्चन नहीं आएगा, अनटचेबिलिटी खत्म कैसे करनी है इस पे क्वेश्चन आएगा। अब कैसे खत्म करते हैं लोअर कास्ट वाले? नए कपड़े पहनेंगे, नए शूज होंगे, ठीक है ना, एकदम चमकीले,
एकदम बढ़िया कपड़े पहन के बैठेंगे, क्योंकि उन्हें वो प्रूव करना पड़ता है। आप खुद देख लीजिए उसको, प्रॉपर्टी ओनरशिप दिखाएंगे। आजकल तो गाड़ी आती जाती, गाड़ी ले आते हैं तो गाड़ी को फेसबुक व्हाट्सएप सब कुछ होगा। तमिलनाडु के विलेजेस में अभी भी दलित सेग्रीगेटेड हैं। ऑक्यूपेशनल मैनुअल स्कैवेंजिंग की केस स्टडी लीजिए, सुप्रीम कोर्ट इतने सालों से लगा हुआ है, उसके एक अपडेट करके केस स्टडी बनाइए 100-200 वर्ड की, मैनुअल स्कैवेंजिंग और उसका स्टेटस और उसके लिए क्या होना चाहिए। साउथ इंडिया के अंदर सिविक सेग्रीगेशन भी है, चाय के कप अलग से रखे जाते हैं, उनके कपड़े भी अलग से धुलेंगे। रिचुअल सेग्रीगेशन जैसे अब खत्म हो रही हैं चीजें। अब तो साउथ का एग्जांपल फिर से लीजिएगा टेम्पल्स का, कि दलित भी अब वो हो गए हैं। आप किसी चीफ मिनिस्टर का एग्जांपल लीजिए, किसी पॉलिटिशियंस का लीजिए कि वो वहां गए तो उस मंदिर गए या कुछ किया तो उसके बाद पूरी धुलाई होती है। कर्नाटका में तो टेम्पल एंट्री रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है वहां तो। इंटरकास्ट मैरिजेस की बात कीजिए, पोस्टमैन जो है वो दलित के घर लेटर नहीं डालता, डॉक्टर इलाज करने से मना कर देता है, टीचर जो है वो दलित नाम कास्ट नाम से बच्चों से बात करते हैं। पीडीएस शॉप के ऊपर भी ऐसा हो सकता है कि राशन का दिन फिक्स कर दिया गया हो कि इसी दिन मिलेगा। गांधी जी ने हरिजन वर्ड यूज किया। और जो हमारा वो जो है अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 सिविल राइट्स एक्ट, उसको देखिए। तो ये सारे के सारे जो है ओरिजिन की जो बात है, जैसे अनटचेबल्स की, उसमें निषाद, चांडाल, किरात, जैसे रामायण में है मल्लाह, उनको आउटसाइड रखा गया कास्ट सिस्टम के। तो एंशियंट इंडिया में वर्ड यूज किए गए हैं मलेच। बुद्धिज्म और जैनिज्म के राइज होने से इसको थोड़ा सा दबना चाहिए था, थोड़ा हटना चाहिए था, लेकिन और इंटेंसिफाई हो गया। वैदिक टेक्स्ट में वर्ड मिलता है चांडाल, हुइनसांग भी वर्ड यूज करते हैं चांडाल, धर्मशास्त्र वर्ड यूज करते हैं, और उसके बाद इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया वो धीरे धीरे समय के साथ। पाणिनि की ग्रामर में भी ये सारी चीजें मिलती हैं। भाषा का विकास इसी प्रकार से हुआ, पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश। तो संस्कृत जो है बोली नीचे वाला नहीं बोल सकता, विवेकानंद झा साहब ने ये सब ट्रेस किया। अंबेडकर साहब ने एक थ्योरी दी, ब्रोकन मैन थ्योरी, ब्रोकन मैन थ्योरी। तो ये सारी चीज जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कास्ट क्या है, प्रॉब्लम भी है, कास्ट ही में सॉल्यूशन है। अनटचेबिलिटी प्रॉब्लम है और अनटचेबिलिटी को खत्म करना सॉल्यूशन। इसीलिए मूवमेंट्स आई बहुत सारी, रिफॉर्मेटिव मूवमेंट्स आई, अल्टरनेटिव मूवमेंट्स आई, कास्टलेस सोसाइटी की बात हुई, अभी भी होती है, भक्ति मूवमेंट आई। गांधी जी, जैसा मैंने कल कहा था, वर्ण व्यवस्था को उन्होंने, आश्रम व्यवस्था को उन्होंने जो है सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने कास्ट सिस्टम की अनटचेबिलिटी को नकारा। वर्ण व्यवस्था यूनिटी लेके आती है, अनटचेबिलिटी एक्सप्लॉइट करती है। अनटचेबिलिटी जो है स्लो पॉइजन है, आपको सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हिंदू सोसाइटी में, लेकिन अनटचेबिलिटी हटाकर उनके अपने सामाजिक विचारों को वैल्यू देकर स्वराज तभी मिलेगा। कास्ट मस्ट गो, उन्होंने लिखा है ऐसे आर्टिकल्स में, अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम, इसलिए उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया। जबकि अंबेडकर साहब का कहना है एनहिलेशन ऑफ कास्ट होना चाहिए, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, समूल नष्ट होना चाहिए कास्ट को। कास्ट जो है वो एक्सप्लॉइटेटिव है, सोशल जस्टिस के रास्ते में बाधक है, समाज को विकृत करता है, और समय के साथ वो सिर्फ स्ट्रांग होगा अगर वॉलंटियर छोड़ दिया जाए। तो वॉलंटरी नहीं छोड़ना है, इसको खत्म करना है। लेजिस्लेटिव और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ही सिर्फ एक रास्ता है, और कोई रास्ता है ही नहीं। मेरिट और इक्वलिटी लिबरल सोसाइटी में सिर्फ गाइडिंग प्रिंसिपल होनी चाहिए और कुछ प्रिंसिपल नहीं होने चाहिए। हिंदू जो है वो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को इसीलिए अपहोल्ड नहीं कर पाए क्योंकि वो जाति विशेष को मानते हैं। इंटर मैरिज इसीलिए होनी चाहिए, उन्होंने कहा इंटर मैरिजेस होनी चाहिए, दलित कॉन्शियसनेस होनी चाहिए।
उन्होंने कहा मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, और इसीलिए बुद्धिज्म में अपने 2 लाख फॉलोअर के साथ वो जो है अपने मोक्ष से पहले, या अपने जिसे हम कहते हैं कि उससे पहले, वो जो है कन्वर्ट हो गए। तो ये ब्राह्मणिकल डिस्टॉर्शन का वो है सिंबल है। और दूसरी बात जो है वो पॉलिटिकल और सोशल आपको फाइट करनी पड़ेगी। जैसा उस दिन हमने कहा था 3 जो गुण है, नारायण गुरु भी बिल्कुल एग्जाम्पल हो सकता है। हमने कहा था ना एजिटेट, एजुकेट, हमने कहा था ना। तो कास्ट सिस्टम जैसा मैंने बताया आपको, उसके अबॉलिशन की तरफ जो है वो काम होना चाहिए। ट्राइबल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसीलिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का कॉन्सेप्ट आया। अदर बैकवर्ड क्लासेस आई, अदर बैकवर्ड कमीशन है, शेड्यूल का SC/ST कमीशन है, आर्टिकल 17 है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है। उसके बाद जो है पब्लिक प्लेसेस के ऊपर इनकरेजिंग एटमोसफियर होना चाहिए। ये सारी चीजें आपकी कास्ट सिस्टम में मदद कर सकती हैं अनटचेबिलिटी को रिमूव करने में। मोबिलिटी की अगर हम बात करें तो मोबिलिटी हुई है विद इन कास्ट एंड बियॉन्ड इट। मोबिलिटी जो है इंटरमीडिएट कास्ट में ज्यादा फ्रीक्वेंट हुई है। वैश्य, क्षत्रिय, वो वनशूद्र वहां से वहां तक भी आ गए हैं। यानी महाजन, सुपीरियर, है ना। क्षत्रिय को क्या कहा गया? क्षत्रिय को सुपीरियर कास्ट कहा गया। और जैन जो लिटरेचर है वो कहता है क्षत्रिय, वैश्य कौन है? वैश्य महाजन है। महाजन, जन यानी आदमी, महाजन यानी सुपीरियर। ठीक है जी। तो संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन ये आइडेंटिफाई किया हमारे श्रीनिवास जी ने। फ्लूइडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम और उसका एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये भी हमने डिस्कस किया। पावर पॉलिटिक्स एंड मोबिलिटी है, ये भी हमने डिस्कस किया, श्रीनिवास साहब ने भी इस बारे में कहा है। फिर उसके बाद जो है मराठास हैं, रेड्डीज हैं, वो एग्जाम्पल्स हैं क्षत्रिय के स्टेटस क्लेम करने के। सोशल मूवमेंट्स आई, टेम्पल एंट्री मूवमेंट है, SNDP योगम है, जो अभी आचल ने भी एग्जाम्पल दिया। तो कास्ट और ऑक्यूपेंसी जो डिस्क्रिपेंसी है, यानी जो उसके अंदर भेदभाव है, वो धीरे धीरे खत्म भी हो रहा है। लेकिन हो सकता है IT फॉर्म्स में भी ग्रुप बन गए, उसमें भी आपको बहुत बार मिलता है। फीमेल के साथ डबल एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो सोशल मोबिलिटी हुई है, जजमानी सिस्टम का सिस्टम टूटा है, लेकिन अभी भी सेकुलराइजेशन ऑफ सोसाइटी की तरफ जाने में बहुत समय लगेगा। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए काम कर रहा है, ज्योग्राफिक माइग्रेशन और मोबिलिटी की बात भी हो रही है। लेकिन चीजें बदल रही हैं, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जूम, ये सारी चीजें बदल रहा है। अब तो मेटावर्स आ गया है, लेकिन मेटावर्स में भी क्या कास्ट सिस्टम चलेगा? क्या अभी आज ही हमने पढ़ा हार्वर्ड के अंदर कास्ट, US ने लास्ट ईयर कास्ट को एक्नॉलेज किया, US एकेडमिशियन ने। आप पढ़िएगा कि वहां पे भी अगर मान लो बहुत सारे टीचर्स ने मना किया था, बहुत सारे इंडियंस उस बात के अगेंस्ट थे कि US में कास्ट के लाने की क्या जरूरत है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन उसको भी वो लेके आए कि कास्ट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बहुत लंबी लड़ाई के बाद ये बात प्रूव की गई। उस केस स्टडी को भी प्लीज आप देखिएगा। तो कास्ट जो है वो KL शर्मा साहब ने 3 लेवल बताए कास्ट की मोबिलिटी के। एक लेवल में उन्होंने कहा कि मोबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल होती है। लो कास्ट का था लेकिन बेटर स्टेटस हुआ, प्रेस्टीज हुई, तो अपने लोगों से आगे बढ़ गया। दूसरा, मोबिलिटी ऑफ माइनॉरिटी फैमिलीज को, अगर आप मोबिलिटी फैमिलीज के हिसाब से करोगे, पढ़ाई की, अर्न किया और उसके बाद वो राइज कर गए। और मोबिलिटी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप ऑफ फैमिलीज, वो कॉर्पोरेट नेचर में, संस्कृताइजेशन उसका चीफ प्रोसेस है, पूरा का पूरा ग्रुप ही उठ गया। भाई छोटे आप मजहबी सिख हो, आप जाट सिख नहीं हो, आप कनाडा चले गए, आपने वहां पे इकोनॉमिक लाइफ अच्छी कर ली, आप सब लोग एक साथ जुड़ गए। जैसे मैंने आपको रविदासिया सेट का भी एग्जांपल दिया था। तो ये सारी चीजें शो करती हैं कि कास्ट जो है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल एंड ऑल्सो ए पॉइंट टू पॉन्डर है। और आज इस बात पे भी ध्यान रखिए कि इसको क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्वेश्चन तो इस पे आना ही आना है। तो ये मैंने पूरा ओवरव्यू दे दिया ताकि मंडे से मैं जो हूं अब उठा लूं आपका नेक्स्ट टॉपिक, ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया। वो करेंगे हम इसके बाद से। कास्ट को हमने डिटेल में किया, आप इस पर स्ट्रक्चर, चार्ट, इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन मार्क करके पॉइंट, ये सब बनाइए ताकि आप बार बार रिवाइज करेंगे, 3 बार 4 बार रिवाइज करेंगे, समझेंगे, उसको पूछेंगे, तो हमारा काम जरूर होगा। कोमल जी क्या हुआ, आप कहाँ चले गए थे?
सर मैं कॉल आ रही थी, पापा घर से आए थे। ओके, सब ठीक है? हाँ सर, सब ठीक है। तो आप ये लेक्चर दोबारा सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हेलो, यस सर। इसको अच्छे से सुनना आप 2 बार, सारे लेक्चर्स को सुनो अभी जो जिसमें भी समझाया जा रहा है, सारे लेक्चर समझाने वाले ही हैं। खैर, इसको आप देखिए और मुझसे पूछिएगा फिर, क्योंकि मैंने कास्ट का पूरा ओवरव्यू दे दिया कोमल जी दोबारा। आपने कंप्लीट करा दिया सर ये? पूरा ओवरव्यू दिया है, पूछो आप, 1 सेकंड भी नहीं रुके हम। लेकिन कास्ट ही सिर्फ जो हमने कल किया था उसी को मैंने दोबारा इंटीग्रेट करके सारा बता दिया। दीपांकर गुप्ता, एंट्री बेतेल, शर्मा जी, सबके आइडियाज लेके आ गया। तो आप जरूर इस लेक्चर को, क्योंकि आप थे नहीं अभी, तो इसलिए मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूँ, नोट कर रहे हो ऐसे करके कि भाई ये कास्ट वाला है, हर लेक्चर का आपको पता होना चाहिए। और मंडे तक सारा, और तुम्हें डाउट आए तो यू कैन जस्ट मैसेज मी। ओके सर। सबाल्टन क्लास हम अलग से करेंगे ब्रिजबाला जी, वो क्लास है, वो कास्ट नहीं है। सबाल्टन अभी रंजीत गुहा जी की बात, जब इंडियन सोसाइटी कॉन्शियसनेस, जब वो बातें होंगी तब देखेंगे, वरना हमारा जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा। अभी हम कास्ट लेके चल रहे हैं, कास्ट और क्लास में फर्क है। सर आपने कंप्लीट करा दिया ये अभी, वो गांधी जी और जो अम्बेडकर जी के पीओ वो भी हाँ करा दिया? बिल्कुल, वो अभी भी बताए 5 मिनट पहले ही। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास है। हाँ मैं रिकॉर्डेड हूँ। हाँ बिल्कुल, साथ में लिख देना, मैंने ब्रॉड ब्रॉड सारा बता दिया है। उसके बाद आप पढ़ के मुझे बताना, इसको रिवाइज करो, ओके सर। ठीक है ना? एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर एनी वन ऑफ यू? ओके, थैंक यू वेरी मच। कोमल जी, रिकॉर्डिंग्स तो मिल रही है ना टाइम से? यस सर। हाँ, तो उनको सुनो ध्यान से। ओके ब्रिजबाला जी, भूपति जी, थैंक यू। थैंक यू सर। कोमल, करना अच्छे से। ओके सर। और एनसीईआरटी भी ले लो, इग्नू भी ले लो। इग्नू सर बीए वाली है, एम वाली है? दोनों पीनी है, ओके सर। काम के टॉपिक निकाल के। मैंने सुना था आप तो तैयार हो, कोई कह हाँ रहा था, सर। कोई मुझे बता रहा था कि कुछ भी हो जाए मुझे बता दो बस। सर आप बताते ही नहीं हो। क्या बात कर रही हो, चलो आज तुमसे मिलके बताएंगे, ठीक है? सर आप आ रहे हो आज? बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। आई विल सी यू देयर दोपहर को। ओके सर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बाय।